हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एंड मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी 11th और 12th फिजिक्स और मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड होती हैं। उसी बिहाफ में आज फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 3 का धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 का, और आपके बोर्ड पेपर में कई बार ये पूछा भी गया है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और अगर ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध नहीं आता तो ये आता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। दोनों ही चीज़ों को हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। चैप्टर 3 का ये टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है ये, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से कैटेगराइज कीजिए कि अगर ये 1 नंबर में आता है कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए, तो बस आपको कुछ नहीं करना। तो लास्ट में हम एक डेरिवेटिव करके लास्ट में फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो उसको आप जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है, और चाहे तो आप उसमें जो भी व्यंजक हैं उनको वर्णन कर दीजिए कि एन का क्या मतलब होता है, ई का क्या मतलब होता है। पर अगर ये बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको एक डायग्राम बना के और इसको अपने सिंपल से थ्योरेटिकल लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख के और इसको ड्राइव करना है, तो वो भी आसान है। तो आप अपनी समझ से ध्यान रखिए कि 1 नंबर या 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन डिवाइड होता है तो इसको किस तरीके से हमने लिखना है। 1 नंबर में आएगा तो ज़्यादा टाइम इस पर बर्बाद नहीं करना। मैंने कहा सिंपल जो लास्ट में एक रिलेशन आएगा उसको लिख देना है, और उसमें जो जो आपके व्यंजक होंगे उनको डिफाइन कर देना है। और 2 नंबर में आएगा तो पूरा एक डायग्राम के साथ इसको ड्राइव करेंगे। तो समझते हैं। तो टॉपिक है हमारा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको फाइंड करना है, तो पहले हम इन कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा आपको पता होगी, बहुत बार हमने पढ़ी भी है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि किसी चालक पर आवेश प्रवाह की दर, किसी चालक पर आवेश प्रवाह की जो दर होती है, किसी चालक पर आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक पर जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप दिखाते हैं I से, आवेश आप जानते हैं Q, और प्रवाह की दर आपको दिखाते हैं T से। तो ये हो जाता है I = Q/T, विद्युत धारा का फॉर्मूला। अगर आप इसका SI मात्रक आपको पता होगा, इसकी SI यूनिट आपकी क्या है? SI मात्रक है इसका एम्पियर। और अगर आप नॉर्मली मात्रक निकालें, जिसको हम सिंपल भाषा में MKS में बोलें, तो ये आपका हो जाएगा कूलाम/सेकेंड। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। या आप बोलें कि 1 एम्पियर की परिभाषा तो 1 कूलाम/1 सेकेंड, ठीक है। मतलब एक आवेश प्रवाह की दर 1 सेकेंड में जितनी है वो आपके क्या होगी? 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। तो आप ये समझ चुके हैं विद्युत धारा को, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अनुगमन वेग, उसको समझते हैं क्या होता है। अनुगमन वेग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका एक अदर नाम भी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि अनुगमन वेग वास्तव में क्या होता है। तो सबसे पहले एक चालक तार ले लेते हैं।
इस तरीके से एक चालक तार बनाते हैं। ठीक है, इस चालक तार की हम लंबाई ले लेते हैं L। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये वाला हिस्सा आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस चालक तार के अंदर आपके क्या होते हैं, इस तरीके से धनायन ये उपस्थित होते हैं इस तरीके से, और जो जो रिक्त स्थान होते हैं यहाँ पे आपके क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस चालक तार के अंदर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर से उधर आपस में चक्कर लगाते रहते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं। और जब ये धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं तो इनकी दिशाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायन से, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायन से दो लगातार टक्करों का जो औसत वेग होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो लगातार टक्करों का जो औसत वेग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। या अनुगमन वेग को हम इससे भी समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब आपका स्टार्ट करता है तो वो चलता है आपके किससे, u, मैंने आपका क्या हो गया, u को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक चाल, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और जब ये टकरा के एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में पहुंचता है तो वहाँ ये क्या बन जाता है, v, मतलब अंतिम वेग। तो इन दोनों का जो औसत वेग होता है, इन दोनों का जो औसत वेग होता है वही आपका क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो इसको सिंपल से समझिए कि किसी चालक तार में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का धनायन से दो लगातार टक्करों का जो औसत वेग होता है, उसी औसत वेग को अनुगमन वेग का नाम दिया जाता है। या अगर हमको इसको परिभाषा में लिखना है, डेफिनेशन आपको डायग्राम से आई होप समझ में आया होगा, तो इसको हम परिभाषा में भी एक डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा के रूप में भी। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग जो प्रभावित होता है, इस औसत वेग को ही क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। और सिंपल परिभाषा में मैंने आपको बता दिया है कि किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धनायन से दो लगातार टक्करों का जो औसत वेग होता है, उसी औसत वेग को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, और अनुगमन वेग को हम इस तरीके से Vd से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको विद्युत धारा और अनुगमन वेग समझ में आया होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक था, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसको समझते हैं, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको धारा और अनुगमन वेग का नॉलेज होना चाहिए था। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फिर से हम वही एक डायग्राम लेते हैं इस तरीके से, एक चालक तार, इस चालक तार की हम लंबाई ले लेते हैं L। इस चालक तार को नाम दे देते हैं हम P और Q, और कुछ भी आप अपने मर्जी से नाम दे सकते हैं। ये इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो गया। ठीक है, इस चालक तार के अंदर आपके इस तरीके से धनायन उपस्थित है इसके अंदर, और इनके बीच एक खाली स्थानों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस चालक तार को एक बैटरी से हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। आपको पता है जैसे ही इस चालक तार के टर्मिनल को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें एक धारा प्रवाहित हो जाएगी। धारा प्रवाहित होने के बाद विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर के बाद आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ लगेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो जैसे ही इसमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव उत्पन्न होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में जाएगा। जो इसके विपरीत दिशा में जाएगा, उसी विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, इसी वेग को आप किस नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग Vd। ठीक है, तो इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इधर विपरीत विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आएगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसका स्टेटमेंट दी, डायग्राम देखिए बड़ा आसान है। एक चालक तार बनाना है, इस तार की लंबाई ले लेनी है, इस तार के एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, चालक तार का कोई नाम दे दिया, धनायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रख दिए।
चालक तार को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे। जैसे ही चालक तार को बैटरी के माध्यम से जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। धारा प्रवाहित होने के बाद विभवांतर उत्पन्न होगा और विभवांतर के उत्पन्न होने के साथ ही विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इसके विपरीत होगी। ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो इसके विपरीत दिशा में जाएगी। जैसे इसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र जाएगा तो जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, अनुगमन वेग से आने लगेंगे। तो इसी चीज़ को हमने धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध में समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। तो अब इसके हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। माना PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है। चालक तार के अंदर धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। चालक तार को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ने पर इस पर धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के बाद विभवांतर उत्पन्न होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लगती है और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुगमन वेग के सापेक्ष गति करने लगते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चालक का आयतन। तो आयतन आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई आप जानते हैं इतना। तार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आपका A और H को मैं ऊंचाई को लंबा ही लेके चलूँ तो ये हो जाएगा L। माने जो आपका चालक तार का आयतन हो जाएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, AL। ठीक है, चालक का आयतन आपका AL हो जाएगा। अब हम इसके बाद लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो प्रति एकांक आयतन है इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसको हम कैपिटल N से नाम देंगे। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी भी होंगी उसको हम नाम देते हैं स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय AL। तो ये बन जाएगा आपका NaL। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर से गुजरेगी तो वो n है और इसके पूरे का जो आयतन है वो क्या है, AL है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश का क्वांटीकरण से आपने पढ़ा होगा, आवेश के क्वांटीकरण से Q इज इक्वल टू NE। तो ये n की वैल्यू, यहाँ से n की वैल्यू पुट यहाँ से कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका NaLe। ठीक है, तो ये आपका Q इज इक्वल टू NaLe। यहाँ से इस तरीके से ये आ गया। अब इसको यहाँ से रफ कर देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे चालक को कुछ आवेश दिया जाएगा तो उस आवेश को लगने में समय, चालक को आवेश देने में लगा समय। तो चालक को आवेश देने में लगा समय, इट मीन्स आप जानते हैं समय को हम T से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। V बराबर क्या होता है आपका L/T। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को क्या ले लेंगे हम, L, लंबाई इधर के लिए, और समय आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं T निकालूंगा तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/V। अब V को हम क्या ले लेते हैं क्योंकि अनुगमन वेग के लिए पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, VD। T इज इक्वल टू L/VT। ठीक है, ठीक है। तो चालक को आवेश देने में लगा समय T इज इक्वल टू L/VD। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं, धारा का फॉर्मूला। यहाँ से इस चीज़ को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप साथ साथ में इसको देखते रहिए। तो इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से हम धारा का फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं धारा बराबर I बराबर Q/T। अब इस T की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, I इज इक्वल टू Q और T की जगह रख देते हैं L/VD। और हम Q की भी वैल्यू जानते हैं समीकरण 1 से, NaLe/L/VD। ये हमने समीकरण 1 से वहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी Q की वो यहाँ पे पुट कर दी। इस L से ये L कट जाएगा
और ये वी डी ऊपर चले जाएगा तो NaeVd। तो ये आपका आ गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आपको गाइज आ गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अगर पूछा जाएगा n क्या है, n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, a क्या है, a आपका यहाँ पे एकांक आयतन का ये जो है एकांक आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, e आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन है, और Vd क्या है आपका अनुगमन वेग। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट को यहाँ पे ये बोले कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए, तो अगर यही क्वेश्चन आता है तो आपको ये प्रोसेस यहीं तक करना है। और धारा घनत्व आप जानते हैं J से डिनोट करते हैं, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, J इज इक्वल टू आई की जगह NaeVd अपॉन ए। तो आपको पता है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो बचेगी J इज इक्वल टू NeVd। तो स्टूडेंट्स ये आपका धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस करा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध तथा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। और यहाँ से डेफिनेटली पिछले 2-3 सालों से बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत होगी तो वीडियो के एंड में आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।